हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आरटीपी सॉल्व करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की फॉर सितंबर 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास अराउंड यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हैं, तो हम लाइन बाय लाइन इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन की ओर फोकस कीजिएगा। द डिफरेंस कर्व ऑफ टू सब्स्टिट्यूट विल बी। तो इन डिफरेंस कर्व की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हल्की सी यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आना चाहिए था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इन डिफरेंस कर्व ऑफ टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स विल बी। तो अब हमें यहाँ पे शेप बतानी है। हमने ये पढ़ा था अपने मॉड्यूल में भी, अगर दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होने का, कि एक की जगह हम दूसरी चीज को परफेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ए प्रोडक्ट है और बी प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट है और बी प्रोडक्ट है, तो मैं ए को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बी पे फोकस कर सकती हूँ। तो ये हो जाते हैं हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, की मतलब जो एक दूसरे को बिल्कुल रिप्लेस करते हैं। तो इस केस में जो हमारा जो कर्व आता है, इट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह होता है। ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात की जाए, तो हमारा जो कर्व है इट इज लाइक स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पे इम्परफेक्ट होता, इन केस यहाँ पे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता, तो इस केस में हम क्या करते? तो इस केस में जो हमारा जो कर्व आता है, इट इज लाइक एन एल शेप्ड कर्व, इट इज लाइक एल शेप्ड कर्व। अदरवाइज जो इंडिफरेंस कर्व होता है टू कॉमोडिटी केस में, इट इज लाइक दिस। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको परफेक्ट दिए हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो, तो उस केस में एक स्ट्रेट लाइन आती है। इम्परफेक्ट हो तो एल शेप्ड कर्व आ जाता है, अदरवाइज इंडिफरेंस आपको बनाना ही आता है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन, विच इज नॉट द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब इसमें से कौन सा एक्सटर्नल कॉज नहीं है? अब देखिए पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, जंग के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, रिकवरी की जाती है, इट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल कॉज। तो आपकी बिजनेस साइकिल का ये क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी शॉक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारे एक्सटर्नल होते हैं, पर जो मनी सप्लाई होता है इट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट। सो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस केस में। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, अंडर विच मार्केट फॉर्म द डिमांड कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसे टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, अब इनके कितने कितने सेलर्स होते हैं, राइट? तो खरीदने वाले भी काफी ज्यादा होते हैं। तो उस केस में स्टीपर की बात की गई है। स्टीपर इज लाइक जो ज्यादा बेंट ना हो और थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जैसा डिपिक्ट करता हो। इट मीन ज्यादा बेंट भी ना हो, ज्यादा स्टीप भी ना करता हो। तो यहाँ पे क्या है, स्टीपर कर्व की बात की गई है, फ्लैट कर्व ना हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, दैट इज मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन तो बिल्कुल ही आउट है इस गेम में से। मोनोपोली की अगर हम बात करते हैं, तो मोनोपोली में स्टीपर होने का चांस ज्यादा है, बिकॉज द राइज इन प्राइस विल नॉट कॉज अ सब्सटेंशियल चेंज इन डिमांड। तो हमने पढ़ा था कि मोनोपोली में अगर इवन प्राइजेस भी चेंज होते हैं, तो वहां पे जो है डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब्सटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता डिमांड में। तो मोनोपोली इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो स्टीपर कर्व है इट विल बी मोनो। ऑलराइट। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ। अब हमने बताना है कि जो हमारा एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो किसका स्लोप होता है। हमने ये मॉड्यूल में काफी बार पढ़ा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है ये डिपिक्ट किस फॉर्म में किया जाता है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट की फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है आपके मॉड्यूल में कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड इज, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब होती क्या है किसी प्रोडक्ट की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे बोलते हैं। द ऑप्शन पढ़िएगा, द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन यूजिंग द सेविंग्स, द टाइम लॉस्ट इन फाइंडिंग इट, द इक्वालिटी ऑफ अदर गुड सेक्रीफाइस टू गेट अनदर यूनिट ऑफ दैट गुड। तो हमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगता है कि जब हम एक चीज को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि दूसरी चीज को, अनदर यूनिट को गेन किया जा सके, दैट इज टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सिक्स क्वेश्चन,
अंडर विच मार्केट फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट। कहते किस मार्केट फॉर्म में जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा ही नहीं। तो हमें हमने पढ़ा था मॉड्यूल में, ये काफी बार आया है, हमने चैप्टर शुरू किया था उसमें भी बहुत बार पढ़ा है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये कभी भी आपको परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता ही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, सर्टेन बेनिफिट एन इंडस्ट्री गेट्स व्हेन इट एक्सपैंड्स इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज। जब एक जो इंडस्ट्री है अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज इंटरनल इकोनॉमीज। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में हल्का सा कंफ्लिक्ट होता है। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं समटाइम्स इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल इकोनॉमीज एज वेल, पर ये जो है इंडस्ट्री की बात की जा रही है अगर, तो सभी मतलब जो फर्म्स हैं इंक्लूडेड है उस इंडस्ट्री में, सबको बेनिफिट हो रहा है, तो वी विल गो फॉर इंटरनल इकोनॉमीज। नेक्स्ट देखिएगा, सपोज वी आर ड्राइंग अ सप्लाई कर्व ऑफ अ फार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिएगा विल नॉट आना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे भी हल्की सी गड़बड़ है। सो विल नॉट बी हेल्ड कांस्टेंट, किस चीज को हम कांस्टेंट हेल्ड नहीं कर सकते, दैट इज टर्म्ड एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। तो प्राइस को हम कांस्टेंट हेल्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज जो अदर चीजें हैं, अदर फैक्टर्स हैं, उन्हें कांस्टेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब स्ट्रॉन्ग होगा, कब आप एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज पे जाने पे ज्यादा निर्भरता करेंगे या दूसरी चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे कि ये चीज मैंने जो है वो खरीदनी है या करनी है, यही चीज पे मैं फोकस करूंगी। तो देखिएगा, द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स, there is lower cost of switching to the substitute good, there is low inconvenience while switching to the substitute goods। अब देखिए इन्होंने ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। पहली ऑप्शन में हमें ये दिया गया कि जो गुड्स हैं वो क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स हैं आपस में, कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे जो है खर्चा कम पड़ रहा है, अगर मैं एक चीज को छोड़ के बी प्रोडक्ट भी खरीद रही हूँ तो मुझे उसका ज्यादा प्राइस नहीं पड़ रहा। थर्ड ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे इनकन्वीनियंस है, इनकन्वीनियंस मतलब कोई भी हमें दिक्कत नहीं हो रही, चाहे हम ए छोड़ के बी खरीद ले, मुझे दूर जाके लेना नहीं पड़ रहा वो प्रोडक्ट, मतलब इजीली अवेलेबल है जैसे ए अवेलेबल था। तो ये ऑप्शन क्या आएगी, ऑल ऑफ दीज की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन तीनों चीजों में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड डैश बिटवीन द कंट्रीज। अब रैपिड डैश, अब ग्लोबलाइजेशन आपने वर्ड जो है अपने 10th चैप्टर में भी रीड आउट किया होगा, तो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ा था हमारे इंडियन इकोनॉमी में, एंड ग्लोबलाइजेशन आपको ट्रेड में भी देखने को मिलेगा। तो देखिएगा ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेशन, नन ऑफ दीज। तो आपने बेस्ट सूटेबल ऑप्शन चूज करनी है, तो हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करता है इकोनॉमीज को, इकट्ठा करता है, जोड़ता है दो इकोनॉमीज को आपस में। नेक्स्ट देखिएगा, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन शॉर्ट रन डैश इज डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द इंटरेस्ट रेट्स। अब देखिएगा यहाँ पे बात किसकी की गई है, इंटरेस्ट रेट्स की। गुड्स एंड सर्विसेज की स्पेंडिंग को, या हमने कह लो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, कंजम्पशन को बढ़ाना या घटाना है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ये कौन सी पॉलिसी यहाँ पे यूज होगी, देखिएगा एक तो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी आ जाती है, एक आ जाती है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। अब जब इंटरेस्ट रेट्स की बातें हो रही हैं तो यहाँ हम किस पे टिक लगाएंगे, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी पे। नेक्स्ट देखिएगा, द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। तो लॉ कंज्यूमर सरप्लस का किस पे बेस्ड है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने यही पढ़ा था कि जो कंज्यूमर सरप्लस का लॉ होता है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट देखिएगा 13th क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा इन्होंने ट्रिक लगाई हुई है कि कंफ्यूज किया जा सके। द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर। तो अब 4 फेजेस हमने बताने हैं कि बिजनेस साइकिल के कौन कौन से 4 पीरियड जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे पीक, रिसेशन, ट्रॉफ, बूम दिया हुआ है, पीक, डिप्रेशन, ट्रॉफ, बूम दिया हुआ है, पीक, रिसेशन, ट्रॉफ और रिकवरी दिया हुआ है, पीक, डिप्रेशन, बस्ट और बूम दिया है। हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे जो हमारा फेज होता है वो एक्सपेंशन का होता है, यहाँ पे पीक आ जाता है, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, और यहाँ पे जब सबसे डाउन चला जाता है दैट इज ट्रॉफ का फेज आ जाता है। तो हमने बेस्ट देखना है कि कहाँ पे ये चारों फेज जो है वो डिपिक्ट हो रही हैं। देखिए पीक है, रिसेशन है, ट्रॉफ है और कौन सी है, रिकवरी है। तो एक्सपेंशन के पीरियड को हम रिकवरी बोल देते हैं। तो पीक है हमारे पास, एक आ जाता है ये रिसेशन का पीरियड जहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और एक आ जाती है ट्रॉफ। तो यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट देखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000 एन एग्जांपल ऑफ। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट 2000 जो है, हमने पढ़ा था अपने मॉड्यूल में कि ये किसकी एग्जांपल है, तो ये किसकी है, बिजनेस साइकिल की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू। अब देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस, अब हमने पढ़ा था ग्रॉस और नेट में जो फर्क होता है दैट इज ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं गिवन, तो आपने सूटेबल ऑप्शन लगानी है। अनवांटेड इन्वेंट्री चेंजेस ये तो नहीं है। इन द डिफरेंस बिटवीन एनडीपी एंड नेशनल इनकम, अब एनडीपी और एनएनपी में ये कह रहे हैं, पर यहाँ पे तो हमारी एनएफआई का एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, अब जी और डी में जो फर्क होएगा वो किसका होएगा, डेप्रिसिएशन का ही। इसी तरह ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी किसका फर्क होएगा, डेप्रिसिएशन का। सो वी विल गो फॉर सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, assume you deplete your savings to buy a new sofa and some government bonds, then take a vacation in a foreign country। अब यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपने अपनी सूझबूझ लगानी है इसे सॉल्व करने के लिए। अस्यूम करो, कहते कि आपने अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल के एक नया सोफा खरीदा है, और तो कुछ पैसे से क्या की है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदी हैं, और कुछ पैसे से आप कहाँ चले गए, फॉरेन कंट्री में चले गए वकेशन मनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, कहते इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होएगा। अब यहाँ पे देखो, कंजम्पशन है, नेट एक्सपोर्ट्स की, गवर्नमेंट परचेजेस की एंड इन्वेस्टमेंट्स की। गवर्नमेंट परचेजेस तो साफ यहाँ पे नहीं हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, पर अकेला इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट्स है, तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स भी नहीं है। तो यहाँ पे किसकी ऑप्शन आएगी, दैट इज कंजम्पशन की। चाहे आपने बॉन्ड्स खरीदी हो, चाहे आपने सोफा खरीदा हो, चाहे वेकेशन पे गए हो, तो खर्चा तो किया ही है। तो यहाँ पे किसकी बात आ जाएगी, कंजम्पशन की बात आ जाएगी, दैट कंजम्पशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सब प्राइम क्राइसिस एंड ग्रीस क्राइसिस। तो ये हमारे जो यूएस के क्राइसिस है और ग्रीस क्राइसिस की बात की गई है। सब प्राइम हमने अपने मॉड्यूल में पढ़े हैं, और ग्रीस क्राइसिस की बात यहाँ पे नहीं की गई। तो ग्रीस क्राइसिस वर अराउंड 2007-8, तो उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे देखिएगा, हाई फाइनेंशियल लेवरेज, लो इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट एक्सपेंशन। हाई फाइनेंशियल लेवरेज इज लाइक कि आपकी अपने जो डेट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, क्रेडिट एक्सपेंशन है। तो ये सारे ही जो हैं ग्रीस में भी हुए क्राइसिस में और सब प्राइम क्राइसिस में भी हमको देखने को मिले। तो इट इज ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट देखिएगा, अमंग द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अब ये आपने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हमारे मॉड्यूल में नहीं थे, पर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर गिवन बाय वन ऑफ देम इज गिवन बाय एडम स्मिथ। कैनन इज लाइक प्रिंसिपल्स, कैनन इज लाइक प्रिंसिपल्स कि कौन कौन से प्रिंसिपल दिए गए हैं एडम स्मिथ के द्वारा। तो इट इज कैनन ऑफ इक्विटी। अब कैनन ऑफ इक्विटी एडम स्मिथ ने प्रोपाउंड किया था, इसमें कहना क्या चाहते हैं, कैनन ऑफ इक्विटी होता है कि टैक्सेशन की फॉर्म में, टैक्सेशन की फॉर्म में कि टैक्सेशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए बिटवीन दी पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, राइट। तो इक्विटी का मतलब इक्वालिटी है कि जो टैक्सेशन का रेट है इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट देखिएगा, 19th, the substitution effect works to encourage a consumer to purchase more of a product when the prices of that product is falling because। अब देखिएगा, substitution effect कब encourage करता है एक इंसान को कि ताकि वो एक चीज का ज्यादा खरीदे और दूसरी चीज को कम खरीदे। तो कौन कौन सा कारण हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वहां पे ज्यादा काम करता है जहां पे प्राइसेस की बात आती है, कॉस्ट की बात आती है। जब एक प्रोडक्ट लेस एक्सपेंसिव होता है दूसरे प्रोडक्ट की ओर से, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन देखिएगा, द प्रोडक्ट इज नाउ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव दैन बिफोर। तो हम उसी चीज पे फोकस करेंगे कि जिस चीज का प्राइस कम होगा, और इसी चीज को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, if the market demand curve of a commodity has a negative slope then the market structure must be। अब कहते हैं अगर किसी का नेगेटिव स्लोप होता है किसी भी मार्केट का, तो उसका मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होएगा। तो देखिए हमारे पास ऐसे जो है मार्केट कर्व्स आते हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं।
राइट, ऑलराइट पढ़े हुए हैं, तो दोनों ही नेगेटिव हैं, चाहे वो स्टीपर हो चाहे वो फ्लैटर ही क्यों ना हो, है तो नेगेटिवली ही। तो अब हम कैसे बताएंगे कि वो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपोली है? तो इस केस में ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। वो स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड एज द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। ये हमें बताया नहीं गया कि ज्यादा स्टीपर है, फ्लैटर है, तो हम एक गैस भी लगा सकते थे, पर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव स्लोप मेंशन है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते कि ये ओलिगोपोली है, मोनोपोली है। तो इस केस में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो कहते हैं इकोनॉमिक्स में हम मार्केट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एक तो टाइम के बेस पे होती है, ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे होती है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे होती है, एंड वी विल गो फॉर ऑल ऑफ दीज। तो ये इन सब बेसिस पे हम अपनी मार्केट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी रेफर्स टू स्टेबिलिटी टू होल्ड वैल्यू ओवर द टाइम। तो अब हम देखें, जब हम किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं, वो उस चीज की वैल्यू होल्ड करती है, तो दैट इज टर्म्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M2। आपने पढ़ा होगा M1 M2 मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स पढ़े हैं हमने। एंड अ ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई कंपेयर टू M1। तो अब इन दोनों में कौन सा फर्क होता है? हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, M1 M2 M3 पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे लिक्विडिटी कम होती जाती है। M1 इज हाईली लिक्विड एज कंपेयर टू M4 कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस क्या होता है। इसमें दोनों में डिफरेंस किसका होता है? सेविंग डिपॉजिट्स का। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है C प्लस डी डी प्लस OD वाला। तो उसमें जो है सेविंग्स जो है एक एक्स्ट्रा आइटम जो है वो ऐड हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा। तो अगर हम इम्पोर्ट कोटा या इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो उसका प्राइमरी पर्पस होता क्या है, हमारा मोटिव क्या होता है उस केस में? तो हमारा मोटिव तो यही होता है कि जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं उसकी क्वांटिटी को हमने डिक्रीज करना है, कम इम्पोर्ट्स करने हैं, तो टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स, तो यही हमारा है। तो हमने देखो मेन पॉइंट तो ये है कि हमने क्वांटिटी इम्पोर्ट्स की कम करके अपना फॉरेन एक्सचेंज भी बचाना है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बचानी है। पर बेसिकली क्या होता है कि हमने इंपोर्ट कोटा इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इंपोर्टेड गुड्स है उसकी क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, कम किया जा सके। ऑप्शन कई बार सारी करेक्ट होती हैं, पर आपने बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच एक्सचेंज रेट रिजीम इज अडॉप्टेड बाय हाईएस्ट नंबर ऑफ IMF मेंबर्स। तो IMF मेंबर्स के सबसे ज्यादा मेंबर्स में से किन्होंने, इनमें से कौन सा एक्सचेंज रेट रिजीम अपनाया गया? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है हार्ड पैक, ठीक है, जिसे हम फिक्स भी बोल देते हैं, फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग एंड सॉफ्ट पैक। तो यहाँ पे देखिएगा सॉफ्ट पैक जो है आजकल का बहुत ज्यादा मतलब कह लो कि पॉपुलर मेथड है जहां पे यूज किया जाता है। सॉफ्ट पैक इज लाइक मैनेज फ्लोटिंग ऑलमोस्ट, बट इनमें डिफरेंस होता है आपस में। तो देखिए होता क्या है, सॉफ्ट पैग में जैसे हम कहते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है, मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का रोल कम होता है इस केस में, करते तो इट इज जस्ट लाइक मैनेज फ्लोटिंग कि दोनों का रोल होगा, ना ही वो प्रॉपरली फिक्स्ड होगा, ना ही वो फ्री फ्लोटिंग होगा। तो ये बीच वाला मेथड होता है जहां पे मार्केट फोर्सेस भी काम करती हैं और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होती है, पर गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करती। तो सॉफ्ट पैक एक्सचेंज रेट जो है वो आजकल जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ IMF मेंबर्स दे आर यूजिंग दिस मेथड। आई होप सो कि आपको सारे जो आपके RTPs हैं वो समझ में आगे होंगे और अच्छे से तैयारी कीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।